हमारी कहानी डॉयल नाम के एक शख्स से शुरू होती है, जो खुद को लॉर्ड डॉयल कहता है। वह एक जुआरी है और मकाऊ में है, जो जुए की दुनिया की राजधानी है। इस शहर को चमत्कारों का शहर भी कहते हैं, लेकिन डॉयल को चमत्कारों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसे पता था कि कुछ ही दिनों में उसकी जानी-पहचानी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। डॉयल के पैसे खत्म हो चुके थे। वह कई जगह ढूँढता है और उसे नकदी का एक बंडल मिलता है। लेकिन जैसे ही वह उसे लेकर निकलने वाला होता है, उसे अपने दरवाजे पर कोई दिखाई देता है। किसी ने उसके दरवाजे के नीचे से एक खत सरका दिया था, पर डॉयल समझ नहीं पाया कि वह कौन था। डॉयल घबरा जाता है। वह चेहरा ढककर होटल से निकलने की कोशिश करता है, पर बाहर आने पर उसे होटल की लिमोसिन नहीं मिलती। डॉयल सामान्य टैक्सी बुलाने से मना कर देता है। वह कहता है, बस एक बड़ी जीत दूर है, फिर तो लोग मुझ पर लिमोसिन बरसाएंगे। तो वैले काइल एक कैसीनो का सुझाव देता है जहां उसे क्रेडिट मिल सकता है। लेकिन तभी होटल मैनेजर डॉयल को रोक लेता है। असल में उसने लंबे समय से होटल के बिल नहीं चुकाए थे। डॉयल कहता है कि वह तुरंत लंदन में अपने निजी बैंकर को फोन करेगा ताकि सारे बिल चुकाए जा सकें। लेकिन आज शनिवार है, कल रविवार होगा और सोमवार को बैंक की छुट्टी है। आपको मंगलवार को भुगतान मिलेगा। मैनेजर कहता है, अगर मंगलवार को भुगतान नहीं आया तो मुझे पुलिस को सूचित करना पड़ेगा। तो डॉयल अंदर ही अंदर इन सब बातों को लेकर घबरा रहा था। असल में डॉयल यहां इसलिए है क्योंकि इस जगह पर उसे कोई नहीं जानता। यहां वह जो चाहे बन सकता है, वह जैसे चाहे रह सकता है। डॉयल एक कैसीनो में पहुंचता है जहां सबसे तेज खेल पुंटो बैंको बैकारेट खेला जाता है। इस खेल में कुछ ही पलों में लाखों जीते और हारे जाते हैं। नियम बहुत सरल हैं। सबसे बड़ी शर्त लगाने वाले खिलाड़ी को 2 कार्ड नीचे की ओर करके दिए जाते हैं। सबसे बड़ा हाथ जीतता है। 2 से 9 तक के कार्डों का मूल्य उनके अंकित मूल्य के बराबर होता है। 10 और तस्वीर वाले कार्डों का कोई मूल्य नहीं होता। सबसे अधिक स्कोर 9 होता है। तो डॉयल यह खेल खेलने बैठ जाता है। वहां दाओ मिंग नाम की एक कैसीनो कर्मचारी डॉयल की चीनी बोलने की तारीफ करती है। डॉयल की प्रतिद्वंद्वी एक दादी माँ है। यहां उसका नाम नहीं बताया गया है। वे कहते हैं कि वह आत्माएं देखती है। तो खेल शुरू होता है। डॉयल ने अपने भाग्यशाली दस्ताने पहने हुए हैं। वह पहला राउंड हार जाता है। कुछ ही पलों में वह अपने पास बचे हुए सारे पैसे हार जाता है। उसकी हालत देखकर दाओ मिंग उसे क्रेडिट देती है। डॉयल कहता है, ठीक है, लेकिन दाओ कहती है, पहले तुम्हें अपना बार बिल चुकाना होगा, फिर मैं तुम्हें क्रेडिट दूंगी। तो बार बिल चुकाने से बचने के लिए डॉयल और ड्रिंक्स ऑर्डर करता है। वह यह बहाना बनाकर खिसक जाता है कि उसे पुरुषों के शौचालय जाना है। अगले दिन उसके होटल के बाहर एक दुर्घटना होती है। एक आदमी ने कूदकर आत्महत्या कर ली थी और इस आदमी को भी दाओ मिंग ने क्रेडिट दिया था। दाओ मिंग वहां से भाग जाती है। डॉयल उसका पीछा करता है। दाओ मिंग टैक्सी ढूंढ रही थी तो डॉयल उसके लिए एक टैक्सी बुलाता है। दाओ मिंग उसे बताती है, तुम पर ड्रिंक्स के पैसे बकाया हैं। डॉयल के पास कोई पैसा नहीं है। वह कहता है, मैं तुम्हें इसकी भरपाई करना चाहूंगा। डॉयल सोचता है कि संभावना के अनुसार उसे जीतना शुरू करना होगा, लेकिन दाओ मिंग उसकी बातों में नहीं आना चाहती। डॉयल उसे यह कहकर मनाने की कोशिश करता है, मेरे पास कोई लेनदार नहीं बचा है। तो दाओ मिंग उसे अपने घर के अंदर आने देती है। डॉयल उसे बताता है कि उस आदमी के कूदने में उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन दाओ मिंग इस पूरी घटना से बहुत प्रभावित थी। दाओ मिंग उसे बताती है कि जब उसने उसे कैसीनो में उन पीले दस्तानों के साथ देखा था तो उसे लगा था कि वह बहुत प्रतिष्ठित दिख रहा है। डॉयल उसे बताता है कि वे मेरे भाग्यशाली दस्ताने हैं। डॉयल फिर से दाओ मिंग से क्रेडिट मांगने की कोशिश करता है, लेकिन दाओ मिंग अब किसी को क्रेडिट नहीं देना चाहती। डॉयल कहता है कि उस पर पैसे बकाया थे, जिसका मतलब है कि तुम पर पैसे बकाया हैं। डॉयल ने पता लगा लिया था कि अगर दाओ एक हाई एंड कैसीनो में ब्रोकर के रूप में काम करती तो उसे सीधे कमीशन मिलता, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। इसीलिए वह क्रेडिट और अवैध साइड बेट्स के जरिए पैसे कमाने की कोशिश कर रही थी। वे दोनों एक जैसी स्थिति में हैं। उन दोनों को पैसे की जरूरत है। तो दाओ प्रार्थना करने के लिए एक मंदिर जाती है। वह कहने लगती है, मुझे उसे क्रेडिट देने से मना कर देना चाहिए था। डॉयल पूछता है कि उसका नाम क्या था। दाओ उसका नाम नहीं जानती। वह कहती है, तुम सब एक जैसे हो। लॉर्ड होने के अलावा तुम्हें क्या अलग बनाता है? डॉयल कहता है, मेरे दस्ताने। तो दाओ उसे बताती है कि यह भूखे भूत का त्योहार है। 1 हफ्ते में भूत दिवस होगा। उस दिन लोग मृतकों के लिए चढ़ावा जलाते हैं। दाओ इस जगह को छोड़ने की योजना बना रही है, लेकिन डॉयल कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ समय के लिए यहीं रुकना चाहिए। मैं एक बड़ी जीत हासिल करने वाला हूं और जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं तुम्हारे कर्ज भी चुका दूंगा। डॉयल और दाओ वहीं सो जाते हैं, लेकिन जब डॉयल सुबह उठता है तो दाओ पहले ही जा चुकी होती है। डॉयल के पास बस एक संदेश बचा है जो दाओ ने उसके हाथ पर लिखा था। यह देखकर डॉयल अपने होटल वापस जाता है। वह तैयार होता है और लिफ्ट में बाहर निकलता है। वहीं एक महिला उसकी तस्वीर लेती है। डॉयल इस महिला के पीछे जाता है। वह खिसकने की कोशिश करती है, लेकिन डॉयल उसे पकड़ लेता है। डॉयल कहता है, क्या आप वह सेल्फी हटा सकती हैं जिसमें मैं हूं? डॉयल कहता है कि मेरी निजता मेरे लिए बहुत मायने रखती है। महिला पूछती है, क्यों? ऐसा नहीं है कि तुम भाग रहे हो। यह महिला डॉयल को अपना नाम बेटी बताती है।
तो डॉयल बेटी के करीब आता है और पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? बेटी कहती है, न्याय। जिस पर डॉयल कहता है, मुझे $500 उधार दो और जो न्याय तुम्हें चाहिए वह ले लो। डॉयल ने पता लगा लिया था कि बेटी ही वह थी जिसने उसके दरवाजे के नीचे से वह खत सरकाया था। उसे एहसास हो गया था कि बेटी उसे ढूंढते हुए यहाँ आई थी, जिसे किसी निजी जासूस फर्म ने भेजा था। डॉयल कहता है कि कैसीनो में फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, इसलिए तुम्हें दूसरी तस्वीर नहीं मिलेगी जब तक तुम मुझे भुगतान नहीं करती। तो बेटी डॉयल को मिस्टर रिले कहती है। यह सुनकर डॉयल बेटी का बैग पकड़ता है और भाग जाता है। बेटी अब उसका पीछा करती है। लंबे समय तक दौड़ने के बाद बेटी को डॉयल, या यूं कहें कि रिले, मिल जाता है। रिले बेटी से उसके फोन के बदले फिर से $500 मांगता है। रिले बस पैसे लेता है और सीधे कैसीनो चला जाता है। वह बेटी से कहता है कि बस चुपचाप बैठो और रिले को कैसीनो में पैसे जीतते हुए देखो। रिले उसे 500 के बजाय 10 हर्षहीन डॉलर देता है, लेकिन बेटी पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। तो रिले कहता है, ठीक है, मैंने अतीत में कुछ गलतियां की हैं, हर कोई करता है, मैं अपराधी नहीं हूं। लेकिन सच तो यह है कि रिले बेटी की एक ग्राहक से बहुत बड़ी रकम चुराकर भाग गया था। रिले कहता है, डिनर और डांस कैसा रहेगा? शायद हम किसी समझौते पर पहुंच सकें। बेटी कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने $500 वापस लेने के बजाय वह उसे कहती है, इसे रख लो, तुम इसे बेकारेट के अगले राउंड में सब उड़ा दोगे। और ठीक ऐसा ही होता है। रिले जाता है और उस दादी माँ के खिलाफ खेलते हुए फिर से सब कुछ हार जाता है। निराश होकर रिले वहां से बाहर निकल जाता है। उसने अपने मोजे में कुछ पैसे बचाए थे, तभी उसे अपने सामने दाओमिंग दिखती है। लेकिन जैसे ही रिले उनके बीच से जाने की कोशिश करता है, वह गिर जाता है। वह अपने बचे हुए पैसे लेता है और कैसीनो वापस जाता है और सब कुछ हार जाता है। और तभी बेटी भी उसकी तस्वीर लेती है। वह रिले को बताती है कि उसने उनके ग्राहक के खाते से 997,000 स्टर्लिंग चुराए थे। तो बेटी का असली नाम सिंथिया था। वह रिले को उसका मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाती है। यह देखकर मरी रिले कहता है, ठीक है, मैं इस मरे हुए आदमी जैसा दिखता हूं, लेकिन मैं वह नहीं हूं, मैं मिस्टर रिले नहीं हूं। तो बेटी उसके सामने एक सौदा रखती है, या तो 24 घंटे के भीतर सारा चोरी किया हुआ पैसा मेरी फर्म के खाते में जमा करो, या मुझे तुम्हें आरोपों का सामना करने के लिए यूके निर्वासित करना पड़ेगा। अब बेटी ऐसा कर सकती थी क्योंकि उसके पास रिले की तस्वीर थी। तो रिले बेटी के काम पर टिप्पणी करता है और कहता है कि इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलते। जिस पर बेटी कहती है कि तुमने वह पैसा एक असहाय बूढ़ी औरत से चुराया था, जिसने तुम्हें अपना पोर्टफोलियो संभालने के लिए भरोसा किया था। बेटी कहती है कि तुम पूरी तरह से एक अपराधी हो और एक ऐसा आदमी हो जिसका बचकाना घमंड उसे किसी भी मुक्ति से बहुत दूर ले गया है। तुम्हारी लॉर्ड डॉयल की आदतें घटिया और शौकिया हैं। तो रिले सोचने बैठ जाता है और तभी उसे दांव का उसके हाथ पर लिखा संदेश याद आता है। वह दाओ मिंग के घर जाता है, लेकिन वह बंद था। रिले निराश होकर जाने ही वाला था कि दाओ मिंग के दरवाजे के नीचे से लामा द्वीप की एक तस्वीर खिसक कर बाहर आती है। उसे लेकर रिले सीधे लिपिट नाम के एक आदमी के पास भागता है। रिले कहता है कि मुझे यहां से निकलना है, 3 घंटे में हांगकांग के लिए एक नाव है और तुम पर मेरे $18 बकाया हैं, बस चुका दो। लिपिट रिले को पैसे देता है, लेकिन वह केवल $200 हैं। लिपिट के पास अभी बस इतना ही है। वह कहता है, डिनर और डांस कैसा रहेगा? शायद हम किसी समझौते पर पहुंच सकें। यह रिले की अपनी लाइन थी। वे दोनों बैठ जाते हैं। तो लिपिट उसे रिले नाम से बुलाता है। रिले पूछता है, तुम्हें वह नाम कैसे पता? उसे एहसास होता है कि लिपिट ही वह है जिसने बेटी को उसके बारे में बताया था। वह पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? लिपिट कहता है, माफी के लिए। वह कहता है, मुझे अपने निशान मिटाने हैं। तो रिले घबराने लगता है, सब कुछ सोचने लगता है। लिपिट कहता है, कुछ भी जल्दबाजी में मत करो। वह डिनर का बिल भी रिले के नाम पर डाल देता है। रिले को भुगतान करना पड़ता है। वह एक नाव लेता है और हांगकांग के लिए निकल जाता है। वह एक होटल में पहुंचता है। वह पेट भर खाता है। जब बिल आता है तो रिले कैवियार और ब्लिनिस ऑन ऑर्डर करता है। वह वॉशरूम जाता है। रिले का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन होटल के गेट पर गार्ड खड़े हैं। रिले सुबह से दोपहर तक वहीं बूफे एरिया में बिताता है। वह एक और ड्रिंक ऑन ऑर्डर करता है, लेकिन वेट्रेस कहती है कि और ड्रिंक्स ऑन ऑर्डर करने से पहले तुम्हें बिल चुकाना होगा। रिले अपना बटुआ निकालता है, लेकिन वह खाली है। रिले की दूसरी जेब में लामा द्वीप की वह तस्वीर है। रिले दाओ मिंग को अपनी ओर आते हुए देखता है। उसे देखकर वह बहुत खुश होता है। उसकी सारी घबराहट गायब हो जाती है। रिले कहता है, मैंने अपने पैसे मकाऊ में छोड़ दिए होंगे। रिले का शरीर बहुत गर्म था। रिले कहता है, मुझे असल में दिल का दौरा पड़ रहा था। और जैसे ही वह यह कहता है, उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। रिले पानी के ऊपर बने एक छोटे से घर में होश में आता है। दाओ मिंग उसे आपातकालीन देखभाल से यहां लाई थी। रिले पिछले 2 दिनों से सो रहा था। यह सुनकर वह कहता है, जाना होगा, मैं 2 दिन देर से हूं। लेकिन दाओ मिंग कहती है कि अगर तुम वापस गए तो मर जाओगे, जुआ तुम्हें मार डालेगा। तो दाओ मिंग और रिले एक नाव लेकर पानी में जाते हैं।
वे कूदते हैं और तैरना शुरू करते हैं। रात में वे दोनों एक खेल खेलना शुरू करते हैं जहां वे केवल सच बोलते हैं। दाओ मिंग रिले से पूछती है, तुम किससे भाग रहे हो? रिले उसे बताता है कि वह एक अमीर बूढ़ी औरत से पैसे चुराकर भाग रहा है। मैं सिर्फ एक नशेड़ी नहीं हूं, बल्कि एक चोर और झूठा भी हूं। लेकिन रिले इन सबसे बाहर निकलना चाहता है। वह इस शर्म से मुक्त होना चाहता है। तो वह दांव से पूछता है, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? दांव कहती है, क्योंकि तुम और मैं एक जैसे हैं। सच तो यह है कि जिस गांव से दांव आती है वहां लड़कियों को बदकिस्मत माना जाता था। तो जैसे ही दांव बड़ी हुई, उसने अपने माता पिता से पैसे चुराए ताकि वह बेहतर जीवन जीने के लिए भाग सके। लेकिन एक हफ्ते बाद उसके पिता दिल टूटने के कारण मर गए। उसके बाद दाओ मिंग ने पैसे कमाने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत की। उसने अपनी माँ के लिए थोड़े पैसे बचाकर रखे ताकि वह उसे माफ कर दे, लेकिन उसकी माँ ने पैसे वापस भेज दिए। दांव और रिले बौद्ध नरक के बारे में बात करना शुरू करते हैं, जहां भूखे भूतों का एक क्षेत्र है। यह उन लोगों के लिए है जो लालच से प्रेरित होते हैं। उनके बड़े मुंह और पतली गर्दन होती है और वे कितना भी खाएं या पिएं, वे कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। दांव कहती है कि तुम्हारे लिए अभी देर नहीं हुई है, लेकिन रिले कहता है कि मुझ जैसे आदमी को बदलने के लिए एक चमत्कार की जरूरत होगी। इसके बाद जब रिले सो रहा था, दाओ मिंग आती है और उसके बगल में बैठ जाती है। जब रिले उठा तो दाओ मिंग वहां नहीं थी। रिले ने अपने लिए कुछ खाना बनाया, लेकिन वहीं बैठे हुए उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। उसके सामने एक बंद लकड़ी की झोपड़ी थी। उसके ताले का पासवर्ड वही था जो दाओ मिंग ने रिले के हाथ पर लिखा था। रिले झोपड़ी खोलता है और अंदर पानी में डूबे हुए बहुत सारे पैसे पाता है। रिले एक बार पैसे वापस पानी में फेंक देता है, लेकिन उसके अंदर का ज्वारी ऐसा नहीं कर पाता। वह सारे पैसे बाहर निकाल लेता है। रिले फिर अपना सूट पहनता है, तैयार होता है और वहां से निकल जाता है। रिले एक नाव लेकर मकाऊ वापस जाता है। वह फिर से कैसीनो में जुआ खेलना शुरू करता है। तो जैसे ही वह बेटी को वहां आते हुए देखता है, वह उठता है और कहीं और जुआ खेलने बैठ जाता है। इस बार रिले पैसे जीत रहा था। उसकी जीत इतनी बढ़ गई कि पूरा कैसीनो उसके लिए जयकार करने लगा। कैसीनो की सुरक्षा भी उसकी जीत की लकीर पर नजर रख रही थी। तो रिले अपने होटल वापस जाता है। वह अपनी जीती हुई रकम से अपना पूरा होटल बिल नकद में चुकाता है। रिले अपने होटल के कमरे में जाता है और धूम्रपान करना शुरू करता है। वह पानी में कूदता है, लेकिन वहीं उसे अपने सामने दाओ मिंग दिखती है। रिले अपना चेहरा पानी से बाहर निकालता है और देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं है। रिले को अजीब मतिभ्रम हो रहे थे, तो कैसीनो का प्रमुख उसे अपनी जीत की लकीर के बारे में पूछने के लिए बुलाता है। वे रिले पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे थे। उनकी निगरानी टीम के एक सदस्य ने रिले के पीछे एक आकृति को खड़े देखा। उनका मानना है कि एक भूत रिले की मदद कर रहा है। रिले इन बातों पर विश्वास नहीं कर सका, लेकिन ये लोग उसे कैसीनो में और खेलने से रोक देते हैं। रिले कहता है कि मैं वो वीडियो देखना चाहूंगा, लेकिन कैसीनो के लोगों ने वीडियो दिखाने से मना कर दिया। कैसीनो के कर्मचारी और सहयोगी सभी अंधविश्वासी हैं, इसलिए उनका निर्णय बहुत स्पष्ट है। रिले कहता है कि तब मैं अपना कारोबार कहीं और ले जाऊंगा, लेकिन उसे पूरे मकाऊ से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो रिले अपनी सारी जीती हुई रकम अपने होटल के बिस्तर पर रख देता है। वह भारी मात्रा में शराब पीना और खाना शुरू करता है। वह इतना खाता है कि उसे उल्टी करनी पड़ती है। रिले को मतिभ्रम होने लगते हैं। वह टीवी पर अपने दादा दादी को देखने लगता है। रिले पागल हो जाता है। वह अल्फ्रेड को फोन करता है और कहता है, मैं तुम्हें बैकारेट के एक ही हाथ पर 8,000 हांगकांग डॉलर की पेशकश कर रहा हूं। अगर मैं हारता हूं तो यह साबित होता है कि कोई भूत नहीं है, और अगर मैं जीतता हूं तो मैं हमेशा के लिए मकाऊ छोड़ दूंगा। अब रिले ने यह कहा, लेकिन उसे भी एहसास है कि इस एक शर्त पर कितना कुछ निर्भर करता है। वह शाम को सारे पैसे लेकर बाहर जाता है। बेटी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें वह चोरी किया हुआ पैसा वापस करना था, उस पर दाम नहीं लगाना था। बेटी पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। रिले कहता है कि वह बूढ़ी औरत अकेली नहीं है जिससे मैंने चोरी की है। अगर तुम अभी पुलिस को बुलाती हो तो उन्हें वह नहीं मिलेगा जो उन्हें चाहिए। वह कहता है, मुझे एक बार खेलने दो, उसके बाद मैं सभी को चुका पाऊंगा। मैंने अपने सभी कर्ज चुकाने की कसम खाई है। रिले कहता है, मैं एक ही हाथ में इतना पैसा जीतने वाला हूं जितना इस ग्रह पर किसी भी इंसान ने पहले कभी नहीं जीता, और मैं तुम्हारे सबसे बड़े सपनों को पूरा कर सकता हूं। रिले बेटी से डांस के लिए पूछता है और वहां से चला जाता है। वह कैसीनो की मेज पर बैठ जाता है जहां उसका प्रतिद्वंद्वी प्रिंस लोरेंजो डी फायरेंजा है, जो विशेष रूप से मोंटे कार्लो से आया था। वह पूछता है, क्या तुम इतने भाग्यशाली हो कि एक ही हाथ पर सब कुछ दांव पर लगा सको? लोरेंजो रिले की शर्त का मिलान करता है। रिले के कार्ड 2 और 9 हैं, जिसका मतलब कुल 11 है, लेकिन यह 9 से ज्यादा है, तो 10 अंकों के बजाय उसे एक अतिरिक्त कार्ड और कुल मिलाकर सिर्फ 1 अंक मिलता है। और लोरेंजो के कार्ड 2 और 5 हैं, कुल 7, जिसका मतलब है कि रिले के कार्ड को बस 8 होना चाहिए, वरना वह हार जाएगा। इसकी संभावना बहुत कम है। रिले पूरी चिंता के साथ इस कार्ड को खोलता है। यह हीरे का 8 है। रिले जीत जाता है। लोरेंजो पूछता है, तुम उन सारे पैसों का क्या करोगे? रिले कहता है,
मैं अपने कर्ज चुका दूंगा। तो दृश्य बेटी की ओर मुड़ता है। वह एक बॉलरूम में पहुंचती है जहां बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। पीछे से रिले कहता है, क्या तुम चमत्कारों में विश्वास करती हो? बेटी कहती है, अब करती हूं। रिले ने वह सारा चोरी किया हुआ पैसा उस महिला को लौटा दिया है। बेटी को विश्वास ही नहीं होता। उसे लगता है कि यह रिले की कोई चाल है, लेकिन रिले ने बेटी को उसके ऊपर क्या अतिरिक्त दिए। वह उसे चूमता है और कहता है, थोड़ा जी लो। बेटी पूछती है, डांस का क्या? लेकिन रिले वहां से चला जाता है। बाहर निकलते समय वह वेले काइल को भी एक अच्छी टिप देता है। रिले उस कैसीनो में वापस जाता है जहां दाओमिंग काम करती थी। वहां दादी माँ रिले का इंतजार कर रही थी, लेकिन रिले कहता है कि मैं यहाँ खेलने नहीं आया। तो दादी माँ रिले को एक साइड बेट की पेशकश करती है। रिले को विश्वास नहीं होता कि वह क्या कह रही है। अगर रिले यह शर्त जीतता है तो वह अपने पैसे को 100 गुना बढ़ा सकता है। रिले का मन फिर से डगमगाने लगता है और ज्यादा पैसे कमाने का लालच उसके मन में वापस आ जाता है। लेकिन रिले कहता है, मैं हमेशा के लिए जुआ खेलना छोड़ चुका हूं। मैं दाओमिंग के लिए यहां आया था, लेकिन दादी माँ कहती हैं कि वह मर चुकी है। उसने भूखे भूत की पहली रात को मंदिर के पास खुद को डुबो लिया था। लेकिन रिले इन बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। वह कहता है, लेकिन हम साथ थे। दादी माँ कहती हैं, मुझे अफसोस है, लेकिन यह सच है। रिले कह रहा है कि मैंने उसे देखा था, मैं उसके साथ था। रिले अपने दस्ताने वहीं छोड़ देता है, अपने पैसे लेता है और बाहर निकल जाता है। वह दाओमिंग के घर जाता है, लेकिन वहां भी कोई नहीं है। उसका घर पूरी तरह से खाली है। रिले अपनी जेब से लामा द्वीप की वह तस्वीर निकालता है और यहीं हमें पता चलता है कि जब रिले को होटल में दिल का दौरा पड़ा था तो दाओमिंग उसके साथ नहीं थी। वह पूरी तरह से अकेला था। दाओमिंग असल में उसे सोता हुआ छोड़कर बहुत पहले ही जा चुकी थी। तभी रिले को बाहर पटाखों की आवाज सुनाई देती है। आज भूत दिवस था, वह दिन जब लोग चीजें जलाते हैं और मृतकों को चढ़ावा देते हैं। तो रिले भी दाओमिंग के सारे पैसे इस त्योहार पर ले जाता है और उन्हें जला देता है। यह दाओमिंग के लिए उसका चढ़ावा था। रिले उसी किनारे पर जाता है जहां वह और दाओमिंग अकेले साथ बैठे थे। और इसी के साथ दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म होती है। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको यह स्पष्टीकरण कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।